अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है सेल ऑफ गुड एक्ट। देखो सेल ऑफ गुड एक्ट कहाँ से आया, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। चैप्टर 7 था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको अलग करके इसको क्या बनाया, सेल ऑफ गुड एक्ट। तो ये पहले इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट के नाम से आया था 1930 में, 15 मार्च को ये आया था, एसेंट मिली थी और 1 जुलाई से ये लागू हो गया। तो ये भी आ सकता है कैम इनटू फोर्स का मतलब जब से लागू होना 1 जुलाई से, एसेंट मिलना मतलब राष्ट्रपति के साइन होना। ओके, अब 1963 में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि इंडियन वर्ड है इसको हटा दिया जाए। पर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? देखिए सबसे पहले कोई भी एक्ट है उसमें डेफिनेशन पहला होता है, पहला सेक्शन होता है उसका एक्ट के बारे में बताने का, दूसरा होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, बायर, बायर का मतलब है जो पर्सन गुड्स को बेच रहा है या बेचने के लिए एग्री है उसको बायर बोलेंगे। इसी तरह सेलर, जो पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है या सेल करने की इच्छा है उसकी, एग्री है, तो वो भी क्या है, सेलर। गुड्स का टाइप ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब पहले सबसे पहले मीनिंग क्या है गुड्स का। गुड्स में सारी मूवेबल, ऑल एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, किसी को हमने लोन दिया उसको छोड़ के, बट इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप्स घास, तो ये सारी चीज़ें जो धरती से जुड़ी हुई हैं वो, तो ये सारी क्या बोली जाएंगी, गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब जब हम एग्जिस्टिंग गुड्स, ये वाली जब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसी समय गुड्स अवेलेबल है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे पास, ठीक है, ऑन पोसेशन अपने पास, ठीक है। फ्यूचर गुड्स मतलब क्या है कि आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे फ्यूचर में हम बनाएंगे गुड्स, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स अभी है नहीं लेकिन बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ बायर। ओके, तो वो स्पेसिफाइड करेगा कि इस तरह की गुड्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाएंगे, उसको स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है नेक्स्ट हमारा, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। कब कहा जाएगा कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है, वो जब कहा जाएगा कि गुड्स बन के प्रॉपर रेडी हैं, पैकिंग वैकिंग करके रेडी हैं, और नेक्स्ट जो पार्टी है बायर है उसको हम लेने की कंडीशन में हो। पुट द गुड्स इन सच कंडीशन, उसको हम डिलीवरेबल स्टेट बोल देंगे कि पैकिंग करके रेडी है। डिलीवरी, डिलीवरी के एंड फॉर्म्स उसके प्रकार और डेरिवेटिव। पहला है एक्चुअल डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये है कि वॉलंटरी ट्रांसफर द पोसेशन ऑफ गुड्स टू अदर पार्टी, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये है डिलीवरी का मीनिंग। 3 प्रकार की डिलीवरी। पहला एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब क्या है, फिजिकल गुड्स को देना, वो एक्चुअल डिलीवरी है। जैसे मैंने एक बोतल दिया बी को, तो वो मैंने एक्चुअल डिलीवरी कर दी। दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या है, हमने मान लिया मेरे गोडाउन में बी की गुड्स है और बी ने वो सी को बेच दी, और वो है मेरे गोडाउन में, गुड्स बेच दी लेकिन मेरे गोडाउन में है अभी भी, लेकिन उसको क्या ट्रांसफ़र कर दिया, ओनरशिप या कस्टडी ट्रांसफ़र कर दी कि आप ए से ले लेना, ठीक है। तो ए की कस्टडी वाली गुड्स एक्चुअल में उसने डिलीवरी नहीं की, सिर्फ ओनरशिप या कस्टडी दे दी, उसको चाबी दे दिया कि उस बॉक्स में है तो वो ले लेना, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक में क्या है, व्हेन देयर इज ए डिलीवरी थिंग इन टोकन एंड ट्रांसफर समथिंग एल्स गुड्स इन केस ऑफ ट्रांजिट, मतलब एक टोकन दे दिया, जैसे मान लिया
मालगाड़ी आ रही है, वो मालगाड़ी में क्या होता है, सील लगी होती है, और उस सील को बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट, या लैंडिंग ऑफ बिल बोलते हैं उसको, जहाज में जो माल आया तो वो हमारे पास है, तो उसको बोलेंगे हम सिंबॉलिक डिलीवरी। ओके, जब भी आएंगे रेलवे पे सामान आएगा तो वहाँ जाके हम उसको रिसिप्ट दिखा देंगे और माल ले लेंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो उसी का ही माल माना जाएगा, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। जैसे इंक्लूडिंग लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग रेलवे से ना, वो डक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, फिंगरप्रिंट सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, तो ये सारे क्या है हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कि ये हमारे माल है, इस बात का पुष्टि करते हैं। मर्केंटाइल एजेंट, इसका काम होता है कि मान लिया कोई बंदरगाह या पोर्ट या रेलवे के ऊपर कोई सामान आ गया तो वहाँ पर ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो एजेंट कमीशन लेते हैं और वो माल के सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके उस माल को फ्री करवाते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, जिसके पास है, प्रॉपर्टी मीन्स ए ओनरशिप। ओके, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स इज मस्ट टू बी ट्रांसफर टू सेलर। ओके, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, ये सारी डेफिनेशन चल रही हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वो देने पैसा चुकाने की हालात नहीं है, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। सीज टू, मना कर दिया पे करने को, ऑफ डेट्स, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। अब आज ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ सेल का मतलब क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। एक प्राइस के द्वारा सेलर अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है और एग्री है ट्रांसफ़र करने के लिए बायर को एक सर्टेन प्राइस पर। तो इसमें एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी। देखिए ये हमने डेफिनेशन कर दी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू बी ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर एट ए फॉर ए प्राइस, एट ए प्राइस या फॉर ए प्राइस। अब एसेंशियल इसी में से निकाल लो, दो पार्टी होगी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, वन सेलर वन बायर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मस्ट बी नेसेसरी ऑफ गुड्स, गुड्स होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स। कवरिंग अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट मस्ट बी आइदर एग्जिस्ट गुड्स, एग्जिस्ट का मतलब उसी टाइम हो, उसी के पोसेशन पे हो या फिर फ्यूचर पे हो, तो ये डिपेंड करेगा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर तीसरा प्राइस इज नॉट इन काइंड शुड बी पेड एट ए प्रोमिस। ओके, प्राइस क्या होना चाहिए, इन मनी होना चाहिए, काइंड में नहीं। मैंने ये कहा कि मैं तेरे को सर्विस दे दूंगा तो ये गुड्स दे दे, तो उस सर्विस की भी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर टू टेक प्लेस, मतलब गुड्स एक सेलर से बायर की तरफ जा रही हो, ट्रांसफर करी हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अब्सोल्यूट और कंडीशनल, वास्तविक होना चाहिए और शर्तों पे हो कि भी गुड्स देगा तो पैसे मिलेंगे। ऑल एसेंशियल, और बाकी जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के वो भी कौन कौन से थे एसेंशियल एलिमेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, ये वाले, साउंड माइंड, एज ऑफ मेजोरिटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले। नेक्स्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब सेल कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है, सेल हुई नहीं लेकिन एग्रीमेंट बना लिया। देखो, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर को दे दिया लॉन्ग विद रिस्क, रिस्क के साथ बायर को दे दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, भैया तेरा नुकसान नफ़ा तुम्हारा ही है, उसको बोलेंगे सेल। सिमिलर, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स डज नॉट पास, प्रॉपर्टी दी नहीं है लेकिन रिस्क
टू द बायर एंड रिस्क डज नॉट पास टू द हिम। अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ना ही रिस्क पास किया है और ना ही गुड्स दिया, इसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। भाई हम आपको सेल करेंगे, एग्रीमेंट बनाया है। इट इज एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्जीक्यूट ए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर में होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड है। ओके, फ्यूचर डेट में भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है ये इनके डिफरेंस। तो ये हमारा इतना नहीं आएगा इसमें। सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। सेल हायर परचेज, सेल और हायर परचेज का आपको पता है। हायर परचेज का मतलब होता है कि जब तक वो सारी पेमेंट नहीं करता तब तक उसको हम किराया मान के गुड्स को यूज करने का राइट दे देते हैं, लेकिन एज ए रेंटल गुड्स। सेल में क्या है, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और राइट लाइबिलिटी सब कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें ओनरशिप और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। हायर परचेज में जब लास्ट पेमेंट कर देगा तब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसमें भी कोई, अब देखो, प्रॉपर्टी इन गुड्स इन ट्रांसफ़र टू द बायर इमीडिएटली, तुरंत कर दीजिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के समय सेल के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू देयर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने बताया था ना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। द पोजीशन ऑफ बायर इज दैट द ओनर ऑफ गुड्स। सेल में क्या है, जैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ओनर बन जाएगा बायर। और हायर परचेज में क्या है, जब तक वो लास्ट पेमेंट नहीं करता तो वो ओनर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, टर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन हायर परचेज में क्या है, अगर पेमेंट नहीं करता वो मना भी कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। द सेलर टेक द रिस्क एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर का रिस्क हो जाएगा। द ओनर टेक नो सच रिस्क। ओनर इस हायर परचेज में कोई ऐसा रिस्क नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो इंसॉल्वेंट होगा वो अपनी गुड्स ले लेगा जब तक वो फाइनल पेमेंट नहीं करता। तो सेल के अंदर वो टाइटल और बोनाफाइड परचेजर ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें क्या है, हायर कैन नॉट पास एनी, टाइटल पास नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, गुड्स को पास करता है। तो टैक्स बेनिफिट सेलर में बायर को मिल जाएगा सेल में, और हायर परचेज में मिलेगा सिर्फ अंटिल द इवेंचुअली रिपेंड इनटू सेल। ओके, अब सेल एंड बेलमेंट। सेल एंड बेलमेंट का मतलब होता है कि अपनी वस्तु को गिरवी रख के पैसा लेना, उसको बोलते हैं बेलमेंट, बंदी। तो ये भी डिफरेंस है, इनका भी आपको पता है। प्रॉपर्टी इन गुड्स विच ट्रांसफर सेलर टू बायर, सेल हो गई। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोसेशन, अपनी गुड्स को देता है, ऑफ गुड्स टू बेलर एंड बेली फॉर एनी रीजन लाइक फॉर सेफ कस्टडी कैरीज एक्सेट्रा। मतलब उसको कस्टडी के लिए या सेफ रखने के लिए दे देना, उसको बेलमेंट बोलते हैं। द रिटर्न ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट नॉट पॉसिबल, बेच दिया तो वापस नहीं होंगी, पॉसिबल नहीं है कि वो दे या ना दे, वो डिपेंड करता है किस पे, बायर पे। फिर बेलमेंट में क्या है, उसको गुड्स वापस करनी पड़ेंगी, वो काम जिस पर्पज़ के लिए दिया है उसको पूरा होने के बाद। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन इज ए प्राइस इन टर्म ऑफ मनी। सेल में क्या है, मनी के टर्म में होना होगा। और बेलमेंट में क्या है, दो प्रकार के, ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट। मतलब किसी को फ्री में यूज़ करने के लिए भी दे सकते हैं और किसी को किराए वगैरह पे यूज़ करने के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया है तो उसको भी दे सकते हैं। तो ये दो प्रकार के। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क लेबर, ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, फॉर्मेलिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेलिटी क्या क्या है, देयर मस्ट बी, फॉर्मेलिटी क्या क्या करेंगे, जैसे गुड्स करेंगे तो वहाँ डिलीवरी होनी चाहिए ऑफ गुड्स, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर देयर मस्ट बी इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट भी होनी चाहिए प्राइस की, बट मैं एग्रीड और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, भाई आज उधार में भी सामान जा सकता है। देयर मस्ट बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, ये भी हो सकता है। इट मे बी एग्रीड that the payment and payment both are
मेड इन इंस्टॉलमेंट। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे माल है पेमेंट करते रहो, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। इट मस्ट बी एग्रीड अपॉन दी पेमेंट ऑफ बोथ मेड ऑन फ्यूचर डेट। उन्होंने कहा कि ठीक है, गुड्स मेरे को 15 तारीख को भिजवा देना और मैं पेमेंट 1 महीने बाद दूंगा। तो ये भी फ्यूचर में ही हो सकते हैं दोनों, कॉन्ट्रैक्ट आज करें। तो ये फॉर्मेलिटी है, ये डिपेंड करती है उनका एग्रीमेंट कैसा होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर क्या है? पहला सब्जेक्ट मैटर तो ये होना चाहिए, गुड्स ऑलवेज मस्ट बी गुड्स होनी चाहिए। उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो गुड्स जरूरी होनी चाहिए, चाहे फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो। ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। व्हेन सेलर परपोर्ट बाय हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन फ्यूचर ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑपरेट एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स नॉट फॉर सेल। अगर फ्यूचर में तो वो एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा, वो सेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो गुड्स तो अवेलेबल ही नहीं। डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू टाइम। डिस्ट्रक्शन गुड्स आर नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी हो सकता है कि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, बोथ पार्टी आर टू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक एंड मैटर ऑफ फैक्ट इज एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ये उसमें डिपेंड करता है सारा, वॉइडेबल वॉइड किस किस घटना में वो पॉसिबल नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब देखो इसका सेक्शन 9 एंड 10। असर्टेन द प्राइस, फिक्स प्राइस हो सकता है। एग्री टू बी मैनर प्राइस क्राई बाई, वैल्यूअर के द्वारा भी प्राइस बताया जा सकता है। डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद बिटवीन पार्टी दो पार्टियों के बीच में डीलिंग और यूज के बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसे। व्हेन इट कैन बी फिक्स इन एनी ऑफ द अबव, द बायर इज बाउंड टू पे सेलर रीजनेबल प्राइस दिया जाएगा। रीजनेबल प्राइस मीन्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस, हर एक में उसके हिसाब से वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट यूनिट है कंडीशन एंड वारंटी। देखो, स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज रेफर टू द गुड्स। पहला कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या है, शर्त, मतलब उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसकी फिजिबिलिटी, उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर के बारे में कि वो एक्यूरेट काम कर रहा है, यानी उसको बोलेंगे कंडीशन, कि इस गुड्स की कंडीशन कैसी है, ठीक है या एक्यूरेट है या एवरेज है। वारंटी मतलब उसकी भरपाई करना, उसको उस अगर मान लिया कोई नुकसान हो जाए तो उसकी ठीक करने के लिए वायदा करना। देखो, स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेफरेंस टू द गुड्स which are subject there of many condition and warranty. Condition is a stipulation essential, main essential है to the purpose contract, breach the breach which give the right of repudiate contract। मान लिया अगर कोई उसकी कंडीशन ही अच्छी नहीं, मान लिया मैंने एक फ़ोन किया, फ़ोन अभी परचेज किया, तो उस फ़ोन का ऑपरेशन सही से नहीं हो रहा, उसकी कंडीशन सही नहीं है, या उसका वो टूटा हुआ है, बैटरी काम नहीं कर रही, तो वो क्या है उसकी कंडीशन, यानी प्रॉपर वर्क ना करना, उसको बोलते हैं कंडीशन। तो उसको हम रेपुडिएट करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, कि ले भाई तुम्हारा ये फ़ोन और मेरे को क्या करो, पैसे दे दो वापस, डैमेज क्लेम। ओके, ऑन द अदर हैंड वारंटी स्टिपुलेट कोलेटरल मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव टू क्लेम डैमेज बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। अब मान लिया कंडीशन खराब है तो हम उसको क्या करते हैं, वापस लौटा सकते हैं। अगर वारंटी के अंदर है, वारंटी का मतलब क्या है, अगर ये खराब हो गया तो हम इसको ठीक करके देंगे आपको, तो हम उसके लिए डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
ओके। अब देखो ये रहा कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन इज एसेंशियल ऑफ मैन पर्पज कॉन्ट्रैक्ट। वो काम ही नहीं कर रहा तो कंडीशन टूट गई, प्रॉपर काम नहीं कर रहा यानी उसमें कोई डिफॉल्ट है टेक्निकली। इट इज़ ओनली कोलेटरल टू मैन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कोलेटरल है, वो कहते हैं ना वारंटी कितने दिन की है, अगर मान लिया कोई खराबी हो जाए तो हमारे पास बैकअप है कि इसको ठीक करके देंगे। एग्री आप कंडीशन में वो वापस लौटा देगा, इसमें क्या है डैमेज क्लेम कर सकता है उसको ठीक करने के लिए, वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन टूट गई तो वारंटी अपने आप टूट गई। ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब ये नहीं है कि कंडीशन टूट गई, नॉट ए। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, यस या नो। एक तो ये हो सकता है, ट्रू एंड फॉल हो सकता है। दूसरा बनेगा ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, व्हेन कैन बी कंडीशन टू ब्रीच, कब मानेंगे कि कंडीशन टूट गई। कंडीशन टूटने का मतलब ये है कि कंडीशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, यानी उसका एसेंशियल पार्ट क्या है, काम नहीं कर रहा। वेयर ए बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस सही नहीं है। पार्टी में ऑफ हिज ओन बेनिफिट वेव द स्टिपुलेशन। ओके, व्हेन द बायर इलेक्ट treats the breach of condition as one of warranty and that is so that he may claim damage instead of repudiate। मान लिया फ़ोन में कुछ थोड़ी टेक्निकल खराबी थी, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, तो वो क्या कर सकता है, वारंटी मान ले। वो कह सकता है कि ठीक है फ़ोन तो नया है, इसको सॉफ्टवेयर कर दीजिए आप अपडेट। तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी मान के वो रख सकता है, उसको वापस नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है बायर के ऊपर। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्ट आइदर द होल ऑफ गुड्स और एनी पार्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्टेड मीन्स एक्सेप्टेंस इवेज 732। ये कह रहा है कि कोई ऐसी गुड्स जैसे फ़ोन के साथ ईयरफोन है तो वो सेपरेट हो सकती है, और फ़ोन के साथ टच है तो वो सेपरेबल नहीं है। तो या तो वो उस गुड्स को कंप्लीट ले जो नॉन सेपरेबल है, या फिर उसको क्या करे, देखिए कह रहा है कि नॉन सेपरेबल है तो बायर एक्सेप्ट आइदर द होल ऑफ गुड्स और ए पार्ट ऑफ देम, एनी पार्ट ऑफ देम। तो एनी पार्ट ऑफ देम करेगा, मान लिया कई गुड्स ऐसी हैं कि उनके पार्ट हो सकते हैं, तो जैसे फ़ोन के साथ चार्जर आ गया तो उसने कहा चार्जर मैं ले लूँगा, फ़ोन आप ले लेना, तो ये भी हो सकता है। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन एंड वारंटी एग्जीक्यूट बाय लॉ रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अदरवाइज। अगर मान लिया उसको रिप्लेस करने के योग्य नहीं, इम्पॉसिबिलिटी, वो हो ही नहीं सकता, वो कंपनी ने वो वारंटी बंद कर दिया, तो क्या करेगा, अब वारंटी मान के उसको ही ठीक कराया जाएगा। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, देखो भाई इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है गर्भित, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में गर्भित था ना, अपने आप बन गया। कुछ एक कंडीशन ऐसी होती हैं जो एक्सप्रेस होती हैं, भाई ऐसे काम करेगा, पूरा चार्ट बना के डिटेल बना के दिया, जैसे कंप्यूटर का ऐसे विंडो डलेगी, ऐसे ऑपरेट होगा, ऐसे वो होगा, तो ये है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब ये ठीक प्रॉपर काम कर रहा है, हमने सारी टेस्टिंग कर ली है, तो ये होती है इम्प्लाइड। ओके, ये उसी के से हिसाब से काम करेगा, ये होती है इम्प्लाइड। ओके, या कैसे काम करेगा ये तो है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब ये काम प्रॉपर कर रहा है, ये इम्प्लाइड। ओके, तो कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन सभी पार्ट की कंडीशन सही है, ये हो गया इम्प्लाइड। फिर वो कैसे काम करेंगे पार्ट, माउस कैसे चलाना है, कीबोर्ड कैसे चलाना है, वो एक्सप्रेस कंडीशन हो गई, ये करंट सर्किट लगता है या नहीं है। फिर इसी तरह वारंटी के अंदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। वारंटी में क्या है, वारंटी में वही कि भाई अगर ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको
आपका रिटर्नेबल है, चेंज कर देंगे। देखो एक्सप्रेस में कंडीशन टू एज ए टाइटल, टाइटल की कंडीशन क्या है कि ये जो बेच रहा है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। फर्स्ट implied condition the part of seller that in case of sale he has the right to sell, उसके पास राइट होनी चाहिए बेचने का या उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए, एग्री टू राइट्स। सेकंड क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वर्णन करके बेचा, भाई इसमें ये कमियां हैं आपको लेना है या नहीं लेना है, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गया। सेल बाय सैंपल, सैंपल दिखा के, जैसे मान लिया मैं किसी गोडाउन में गया और मैंने कहा कि ये गुड्स दे दो, बाहर रखी इस तरह की, तो उसको बोलते हैं सैंपल। उसको बताया कि इसमें ये काम कर रहा है, तो जैसे बल्क में माल खरीदते हैं तो हमारे पास सैंपल आता है, ओके, तो उसको बोलेंगे सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा कि मेरे को 4 कंप्यूटर चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, सैंपल भी दे दिया, जैसे मान लिया i5 चाहिए, डिस्क्रिप्शन कर दिया i5, लेकिन सैंपल भी दिखा दिया कि ऐसे ऐसे मॉडल चाहिए, थिन में चाहिए, कैसे चाहिए, तो सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का मतलब ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्वालिटी वही है जो हमने मांगी है, तो वो आ जाएगी क्वालिटी एंड फिटनेस। कंडीशन एज ए होलसमनेस, ओके। कंडीशन ऑफ होलसमनेस का मतलब क्या है कि जैसी गुड्स है वैसी ही होनी चाहिए फिटनेस के हिसाब से। जैसे मान लिया ए सप्लाई ऐप विद ए मिल्क, मिल्क वाल कंटेंट टाइप ऑफ शीट जेम्स, ऐप वाइफ कंज्यूम, ऐप की वाइफ ने कंज्यूम कर लिया, इन्फेक्ट हो गया और वो मर गई, तो वो फिटनेस के हिसाब से कंडीशन सही नहीं थी, तो वो डैमेज पे के लिए लाइबल हो जाएगा। अब इम्प्लॉय वारंटी, वारंटी के अंदर वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोसेशन, वारंटी का मतलब वारंटी टू अनडिस्ट्रीब्यूट पोसेशन, मान लिया मेरे पास कोई गुड्स है, वो मैंने किसी और को दे दी यूज करने के लिए, तो वो नहीं देना, किसी और को यूज करने के लिए नहीं देना, तो एक ये भी हो सकती है, इसको ध्यान से चलाना। जैसे मान लिया दवाइयों में आता है, दवाइयों का क्या है कि इसको फ्रिज में रखना, ओके, अपनी निगरानी में रखना, ये होता है अपनी उसमें। वारंटी टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसमेंट, ओके। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, जो मान लिया खतरनाक डेंजर नेचर की गुड्स हैं उसके बारे में डिस्क्लोज करना, बता देना कि भाई ऐसे ऐसे यूज करनी है। वारंटी टू ए क्वालिटी और फिटनेस के बारे में बता देना वारंटी कि अगर मान लिया ख़राब होगी तो हम ये ऐसे इसको इम्प्रूव करेंगे। कन्वेट एम्प्टर, द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेट एम्प्टर का लेट द बायर बीवेयर, कन्वेट एम्प्टर उपभोक्ता जागरूकता बोलते हैं वो है ये। कैवेट एम्प्टर का मतलब वो है उपभोक्ता जागरण। लेट द बायर बीवेयर, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता को सारी चीज़ों को खोल के बताना चाहिए, ओपन मार्केट में जो गुड्स हैं उनके बारे में, तो वो अपना प्रॉपर सिलेक्शन कैसे करेगा, किसके बेस पे करेगा, ओके। उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मान लिया मैंने कहा कि ये वॉशिंग मशीन चाहिए और वो वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट है, उसको पता लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दिया, तो उसको ये बताना चाहिए, ओके। तो उपभोक्ता जागरण के लिए कैंप लगाते हैं कि आप ऐसी मेडिसिन का यूज़ करो, ये करो वो करो, उसके बारे में साइड इफ़ेक्ट, तो ऐसी संगोष्ठियाँ करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ओके। तो उसको बोलते हैं द रूल क्वेट इम्पैक्ट ले डाउन दैट 16
Section 16 subject to the provision of the act, the law. ओके, अब एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ क्विट इम्पटर, उपभोक्ता जागरण की कुछ एक्सेप्शन है कि इनके ये केस होंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा फॉल्ट है। ओके, वेयर द बायर इज नो, पहली बात तो अगर मान लिया मैंने कहा कि भाई ये गुड्स दे दो और मेरे को पता है कि ये थोड़ा डिफेक्टेड है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो एक केस तो ये बन सकता है। द बायर मेक नोन to the seller particular purpose of which goods are required, so that the rely the seller skill and judgment, the goods are description and in the course of business। उसने बता दिया कि भाई यहाँ से डिफॉल्ट है तो आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो वरना नहीं, तो वहाँ पर उपभोक्ता जागरण का कोई वो नहीं है, उसने पहले ही डिस्क्रिप्शन कर दिया। ओके, आज हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोगों का साथ अच्छा चल रहा है, आशा करते हैं कि आप और अच्छी तैयारी कीजिए। हमारे लगभग ये लगा लो 4 से 5 एक्ट कंप्लीट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, कंपनसेशन एक्ट हो गया और वेजेज एक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तो क्वेश्चन भी कराए थे हमने, तो इनके भी क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।